प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आइए चलते हैं। आइए अब हम जो है थोड़ा सा ट्विटर के बारे में जान लें। पिछले साल यानी 2022 ट्विटर के लिए काफ़ी उथल पुथल भरा रहा है। इस साल कंपनी ने कई बड़े बदलाव देखे, चाहे वो मस्क के ट्विटर की बागडोर संभालने की बात हो या फिर ब्लू टिक को एक नया रूप देना हो। ये प्लेटफॉर्म हमेशा चर्चा में रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी ने नवंबर में 150 से अधिक लोगों को निकाल दिया था। बड़े पैमाने पर छटनी करने के बाद एलन मस्क अब ट्विटर कार्यालयों को बंद कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार मस्क के नेतृत्व वाली सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में अपने 3 में से 2 कार्यालय बंद कर दिए हैं और कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। बता दें कि मस्क ने पहले भारत में अपने लगभग 200 से अधिक कर्मचारियों में से 90% कर्मचारियों को निकाल दिया था। मस्क ने दिल्ली के अलावा मुंबई में भी अपना ट्विटर ऑफिस बंद कर दिया है। केवल बेंगलोर ऑफिस में होगा काम। रिपोर्ट से पता चला है कि ट्विटर ने अपने बेंगलोर कार्यालय बनाए रखा है, जो मुख्य रूप से इंजीनियरों द्वारा संचालित किया जाएगा। बता दें कि भारत एकमात्र देश नहीं है जहां मस्क कार्यालय बंद कर रहे हैं। एलन मस्क ने कर्मचारियों को निकाल दिया है और दुनिया भर के कार्यालयों को बंद कर दिया है। यह दर्शाता है कि वह अभी के लिए भारतीय बाजार को प्राथमिकता दे रहे हैं। कर्मचारी को निकालने से प्रभावित हुआ है संचालन। जब से मस्क ने कर्मचारियों को निकाला है, ट्विटर का संचालन बनाए रखने और कंटेंट को विनियमित करने में मुश्किल हो रही है। मस्क ने हाल ही में कहा है कि उन्हें कंपनी को स्थिर करने और वित्तीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए साल के अंत तक का समय लगेगा। ऐसा करने से न केवल संचालन प्रभावित हुआ है, ट्विटर अपने सैन फ्रांसिस्को और लंदन कार्यालयों के लिए लाखों डॉलर के किराए का भुगतान करने में विफल रहा है। इतना ही नहीं, मस्क ने बाद में धन जुटाने के लिए पक्षियों की मूर्तियों और एस्प्रेसो मशीनों जैसी संपत्तियों की नीलामी भी की है। आइए अब हम त्रिपुरा के इलेक्शन के बारे में भी थोड़ा बात कर लें। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 81% से अधिक मतदान ने सभी दलों की धुकधुकी बढ़ा दी है। भाजपा शासित इस राज्य पर कब्जे को लेकर 3 बड़े मुद्दों पर त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है। भाजपा को वामदल कांग्रेस गठबंधन से तो सीधी चुनौती मिल ही रही थी। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को मुद्दा बनाकर त्रिपुरा के शाही परिवार के प्रद्योत देव वर्मा के नेतृत्व में एक अलग शक्ति भी प्रभावित हो चुकी थी। वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। चुनाव में अगर किसी को बहुमत नहीं मिलेगा तो टिपरा मोथा का स्टैंड महत्वपूर्ण हो सकता है। त्रिशंकु की स्थिति में पूछ बढ़ सकती है। पार्टी में टूट का खतरा भी मंडरा सकता है। वोटिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो पिछली बार की तुलना में इस बार करीब 8% कम वोट पड़े हैं। मतदाताओं की निरपेक्षता के असर का आकलन किया जा रहा है। हालांकि तत्काल स्पष्ट व्याख्या करना पूरी तरह सच नहीं हो सकता, फिर भी मुद्दों के आधार पर विवेचना की जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की है। परिणाम बताएंगे कि त्रिपुरा मोथा को कितना असर हुआ है। राज्य में आदिवासियों की संख्या 31.8% है। विधानसभा की 60 सीटों में से 1/3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में आदिवासियों की संख्या 31.8% है। फिर भी बंगालियों के बराबर कभी प्रभाव नहीं रहा। उनके विचारों को जब तक हवा दी गई, जिससे कभी कभी आक्रोश की अभिव्यक्ति भी होती रही है। ऐसे में कांग्रेस से अलग होकर प्रद्योत देव वर्मा ने बिखरे आदिवासी समाज को एक कर त्रिपुरा मोथा नाम से राजनीतिक संगठन खड़ा कर दिया, अलग राज्य का नारा दिया और बहुत कम समय में ही चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया। भाजपा ने बेमेल गठबंधन को भी प्रचारित किया है। इसके असर की भी परख होनी है। भाजपा ने अपने पुराने सहयोगी दल के साथ स्वाभाविक गठबंधन जारी रखा, परंतु चुनाव की घोषणा से पहले तक कांग्रेस और वाम दल दूसरे के खिलाफ आग उगलते रहे हैं और अंतिम समय में गठबंधन कर लिया। देखा जाना बाकी है कि शीर्ष स्तर पर मेलजोल का संदेश नीचे तक किस रूप में पहुंचा है। इसके लिए दोनों दलों के पास पर्याप्त समय नहीं था। अन्य बड़े मुद्दे में पिछले 5 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास कार्य को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। गूगल के बारे में कुछ जान लें। गूगल इंडिया ने कथित तौर पर अलग अलग डिपार्टमेंट से 453 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। गूगल इंडिया ने अपने कर्मचारियों को उनकी बर्खास्तगी की सूचना डाक से दी है। यह कार्रवाई गुरुवार की देर रात को बताई जा रही है। बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल इंडिया के कंट्री हेड और वाइस प्रेसिडेंट संजय गुप्ता ने मेल के जरिए जानकारी दी है। पिछले महीने गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट इंक ने घोषणा की है कि कंपनी वैश्विक स्तर पर अपने कुल कर्मचारियों का 6% कम करेगी, यानी कुल 12,000 कर्मचारियों की नौकरी छीनेगी। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि 453 लोगों की छटनी में 12,000 नौकरी में कटौती शामिल है या छटनी का एक नया दौर शुरू हो गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि विश्व स्तर पर कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं या इसमें और छटनी होगी या नहीं। बता दें कि टेक कंपनियां आर्थिक मंदी के बहाने नौकरियां छीन रही हैं। इसमें छटनी का सहारा लेने वाली गूगल एकमात्र टेक कंपनी नहीं है। अमेज़न ने भी अपने कार्यबल से 18,000 लोगों को हटाने की योजना बनाई है।
जो 10,000 कर्मचारियों के पिछले अनुमान से काफ़ी अधिक है, जबकि फेसबुक यानी मेटा ने 13,000 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। आइए हम थोड़ा सा यूट्यूब के बारे में भी जान लें, जो गूगल का ही पार्ट है। भारतीय मूल के नील मोहन को 16 फरवरी को गूगल के वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब का सीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने सुसान वोज्की की जगह ली है, जो कि पिछले 9 साल से इस पद पर काबिज थी। इस पद के बाद मोहन का नाम उन चंद भारतीय लोगों में शुमार हो गया है जो दुनिया बड़ी कंपनियों में शीर्ष पर है। बता दें कि नील मोहन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। 2008 में उन्होंने गूगल को ज्वाइन किया था। 2015 से वे कंपनी में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर का कार्यभार संभाल रहे थे। दुनिया भर की कई दिग्गज टेक कंपनियों के सीईओ भारतीय या भारतीय मूल के लोग हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल या फिर आईबीएम, सभी जगहों पर भारतीय मूल के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। इस लिस्ट में अब यूट्यूब का नाम भी जुड़ गया है। यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन 9 साल से यूट्यूब की सीईओ रही सुसैन वोग्जी को रिप्लेस कर रहे हैं। सुसैन ने एक लेटर लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। उन्होंने अपने लेटर में बताया कि वो अपने जीवन का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही हैं और अपनी फैमिली, हेल्थ और पर्सनल प्रोजेक्ट को लेकर कुछ नया काम करेंगी। पिछले 9 साल से यूट्यूब की सीईओ थी। उन्हें रिप्लेस करने वाले नील मोहन पिछले कई साल से यूट्यूब से जुड़े हैं। नील पहले भी कंपनी में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। आइए जानते हैं नील मोहन के बारे में कुछ खास बातें। नील मोहन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। उन्होंने साल 2008 में गूगल ज्वाइन किया था। इसके बाद उन्हें साल 2015 में यूट्यूब का चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बनाया गया। उन्होंने यूट्यूब के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड किया है। यहाँ उन्होंने टॉप नॉच प्रोडक्ट और यूएक्स टीम तैयार की। यूट्यूब टीवी से लेकर यूट्यूब म्यूज़िक प्रीमियम और शॉर्ट्स तक की लॉन्चिंग में नील मोहन और उनकी टीम का बड़ा रोल था। नील ने इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी काम किया है। इससे पहले उन्होंने लगभग 6 साल तक डबल क्लिक के लिए काम किया था। साल 2007 में गूगल ने इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद उन्होंने लगभग 8 साल तक गूगल के डिस्प्ले और वीडियो एडवर्टाइजमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। नील मोहन जो हैं वो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। उनकी शादी हिमा सरीन मोहन से हुई है। यूट्यूब के सीईओ बनने के साथ नील मोहन भारतीय मूल के सीईओ की लिस्ट का हिस्सा बन गए हैं। इस लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला, अडोब के सीईओ शांतनु नारायण और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई शामिल है। साल 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने नील मोहन को $10 करोड़ के स्टॉक्स दिए थे। गूगल ने यह फैसला नील को ट्विटर में जाने से रोकने के लिए किया था। डबल क्लिक के सीईओ गूगल एग्जीक्यूटिव डेविड रोजनबेलर्ट ने साल 2010 में ट्विटर ज्वाइन किया था। रिपोर्ट्स की माने तो वो नील मोहन को उस वक्त ट्विटर के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन कराने का ऑफर दे रहे थे। आइए अब हमने भारतीय रेलवे के बारे में कुछ जाने। भारतीय रेलवे में समय समय के साथ साथ कई सुधार हुए हैं। ऐसे में ट्रेन की रफ्तार तो बढ़ ही रही है, साथ ही टाइमिंग में भी सुधार देखने को मिला है। पहले जहां घंटों देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाली ट्रेन निर्धारित समय पर पहुंचने लगी है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है। ट्रेन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले लोकोमोटिव भी अपग्रेड किए जा रहे हैं। आसान शब्दों में बताएं तो लोकोमोटिव का तात्पर्य इंजन से होता है। लोकोमोटिव इंजन यात्रियों के साथ साथ सामान को सही समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए रेलवे डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उपयोग करता आया है, लेकिन कई स्थानों पर बिजली की व्यवस्था नहीं होने की वजह से ट्रेन को रोककर उसे डीजल लोकोमोटिव में तब्दील किया जाता है। इस प्रक्रिया में काफ़ी समय बर्बाद होता है और ट्रेन कई बार लेट हो जाती है। WDAP-5 लोकोमोटिव हुआ तैयार। वाराणसी रेलवे के इंजीनियरों की मदद से WDAP-5 लोकोमोटिव तैयार किया गया है। इसे ड्यूअल मोड में डिज़ाइन किया गया है, जिसका मतलब साफ है कि लोकोमोटिव डीजल और बिजली दोनों से चल सकता है। अभी तक सिंगल मोड वाले लोकोमोटिव इस्तेमाल किए जाते थे। डीजल लोकोमोटिव को किया अपग्रेड। रेलवे ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद डीजल लोकोमोटिव को अपग्रेड करने की योजना बनाई थी। ऐसे में डीजल लोकोमोटिव में ही एक पेंटोग्राफ और ट्रांसफार्मर समेत कुछ अन्य उपकरण इंस्टॉल कर डीजल लोकोमोटिव को ड्यूअल मोड वाले लोकोमोटिव का रूप दे दिया गया है। रेलवे को एक डीजल लोकोमोटिव की कीमत 13 करोड़ रुपये आती है। ऐसे में 18 करोड़ रुपये की कीमत में ड्यूअल मोड वाला लोकोमोटिव तैयार हो गया है। इससे रेलवे ने कम खर्च में एक शानदार लोकोमोटिव तैयार कर लिया है। बता दें कि ड्यूअल मोड वाला लोकोमोटिव 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। 4500 हॉर्स पावर की क्षमता वाला ड्यूअल मोड लोकोमोटिव का वजन करीब 130 टन है। रेलवे ने वजन को संतुलित रखने के लिए डीजल टैंक की क्षमता को 6000 लीटर से घटाकर 3000 लीटर कर दिया है। रेलवे अगर ऐसा नहीं करता तो वजन 130 टन से अधिक हो जाता। एक मशहूर किंवदंती है कि जहाँ डेवलपमेंट होता है वहाँ डिस्ट्रक्शन भी होता है। उसी रूप में हम एक चीज़ देखते हैं कि नोएडा का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, तो वहाँ पर से जो है 18,500 प्रवासियों को विस्थापित किया जाएगा। अब जानिए थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लें। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने बुधवार को कहा कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे चरण के विकास से लगभग 18,500
प्रभावित होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के साथ उनके भविष्य की ज़रूरतों और आजीविकाओं के साधनों पर हुई बातचीत को ध्यान में रखते हुए 13,320 परिवारों को स्थानांतरित किया जाएगा, जिनके पास पुनर्वास के लिए 2 विकल्प होंगे। फिल्म सिटी के सामने फलेदा कट के पास साइट चुनें या जेवर के पास मॉडलपुर में। एक स्थान प्रस्तावित फिल्म सिटी और मेडिकल डिवाइस पार्क के सामने होगा, जो यमुना एक्सप्रेसवे से सटा हुआ है और मल्टी मोडल कनेक्टिविटी से जुड़ा है। इस स्थापन स्थल के पास एक तरफ हरियाणा को जेवर एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली सड़क चलती है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बोर्डिंग पॉइंट पास में है और प्रस्तावित पॉन्ड टैक्सी भी भविष्य में गुजरेगी। जेवर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अभय सिंह के साथ आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धीरेन्द्र सिंह ने यह भी दावा किया है कि कपड़ा उद्योग से जुड़ी इकाइयाँ इलाके की 70% महिलाओं के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि फलेदा कट के पास करीब 120 हेक्टेयर में यह विस्थापन स्थल विकसित किया जाएगा। दूसरा पुनर्वास स्थल जेवर के निकट मॉडलपुर में होगा, जिसके लिए लगभग 60 हेक्टेयर भूमि विकसित की जाएगी। यह स्थान हवाई अड्डे और जेवर शहर से निकटता के कारण सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ मल्टी मोडल कनेक्टिविटी से भी अच्छी तरह जुड़ा होगा। आइए अब हम चीन के बारे में कुछ जानें, क्या वो हमारे पड़ोस में खेल खेल रहा है। चीन के कर्ज जाल से तबाह हो चुकी श्रीलंका में अब ड्रैगन ने नई चाल चली है। चीन राजधानी कोलंबो में विशाल पोर्ट सिटी बना रहा है, जिसको लेकर श्रीलंका के लोग सहमे हुए हैं। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो चुका है और उसके ऊपर अभी अरबों डॉलर का विदेशी कर्ज लदा हुआ है। श्रीलंका लगातार चीन से कर्ज में राहत की गुहार लगा रहा है, लेकिन ड्रैगन के कान में चू तक नहीं देख रही है। वहीं श्रीलंका को इस गर्त में पहुँचाने वाले भारत विरोधी पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे चीन की शरण में पहुंच गए हैं। कोलंबो पोर्ट सिटी को लेकर श्रीलंका में विरोध बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका जनता को भय है कि हम्बनटोटा बंदरगाह की तरह ही कोलंबो पोर्ट सिटी भी उसके लिए सफ़ेद हाथी साबित होगा और बाद में चीन इसे अपने नियंत्रण में ले लेगा। चीन श्रीलंका की राजधानी के व्यावसायिक इलाके में यह पोर्ट सिटी बना रहा है। हाल ही में यहाँ एक कृत्रिम समुद्री तट का उद्घाटन किया गया था। श्रीलंका की शोधकर्ता प्रियांगी जयसिंघे ने कहा है कि यह तट केवल अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए है। जयसिंघे इस प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध कर रही हैं। उनका मानना है कि यह पोर्ट सिटी श्रीलंका में चीन के पैसे से चल रहे विवादित प्रोजेक्ट में से एक है, जो सफ़ेद हाथी साबित होगा। हम्बनटोटा बनेगा चीन का पोर्ट सिटी। इससे पहले चीन ने हम्बनटोटा में अरबों रुपए का कथित निवेश किया, जो श्रीलंका के लिए सफ़ेद हाथी साबित हुआ। श्रीलंका जब इस कर्ज को नहीं चुका पाया तो उसे चीन ने साल 2017 में 99 साल की लीज पर ले लिया। श्रीलंका ने अभी सबसे ज़्यादा चीन से कर्ज ले रखा है और उसका पैसा नहीं लौटा पा रहा है। ऐसे में इस पोर्ट सिटी में फिर अरबों रुपए खर्च किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। चीन 269 हेक्टेयर के इलाके में यह पोर्ट सिटी बना रहा है। इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यह पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट चल नहीं पाएगा और इससे देश की बर्बादी हो चुकी अर्थव्यवस्था को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जयसिंघे कहती कि चीन के पोर्ट सिटी का श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर बहुत कम असर होगा। यह एक अलग टैक्स फ्री ड्रीमलैंड बन रहा है, वह भी तब जब पूरा देश आर्थिक संकट से निपटने के लिए अत्यधिक टैक्स की मार से बर्बाद हो चुका है। श्रीलंका में बन रहा पोर्ट सिटी चीन के विवादित बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है और 1.4 अरब डॉलर की भारी भरकम राशि का खर्च आएगा। चीन के कर्ज के तले दबे श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी राशि है। इस प्रोजेक्ट को हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी बना रही है, जो चीन की सरकारी कंपनी का हिस्सा है। चीन की चाल से भारत को बहुत बड़ा खतरा है। श्रीलंका की पोर्ट सिटी साल 2041 में बनकर पूरी तरह से तैयार होगी। इसके लिए अभी से कई इलाके बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें कृत्रिम समुद्री तट, पुल आदि शामिल है। इसे आम जनता के लिए अभी बंद रखा गया है। इस चीनी प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोग सहमे हुए हैं, उससे इसे अब चीन का हिस्सा मान रहे हैं। ब्रिटेन में रह रहे श्रीलंकाई नागरिक प्रेम वेलाउथम कहते हैं, जब भी मैं अपने देश लौटता हूं तो पाता हूं कि कुछ हिस्सा सरकार ने चीन को बेच दिया है। श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर चीन के इस विशालकाय प्रोजेक्ट से भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। अभी हाल ही में श्रीलंका की सरकार ने चीन के जासूसी जहाज को हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुकने की मंजूरी दे दी थी। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था। हम्बनटोटा के विपरीत कोलंबो बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य के पास है। चीन का यह पोर्ट सिटी कब नौसैनिक अड्डे में बदल जाए कहा नहीं जा सकता। भारत में आज गोल्ड रेट इस प्रकार से है। 22 कैरेट गोल्ड जो प्राइस है वो 10 ग्राम का 51,800 रुपये है और 24 कैरेट गोल्ड का रेट जो है 10 ग्राम का 56,510 रुपये।